2 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं व्लॉग बनाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है मेरे साथ दिशांक, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है Q&A जो आप लोग ने पूछा था टर्की के रिगार्डिंग। आज एग्जैक्ट 2 महीने हो गए हैं। आज है 22 नवंबर। 22 सितंबर हम लोग अपने हनीमून से वापस आ गए थे, तो बीच में हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाया। 2 महीने से हमने काफ़ी ट्राई किया कि हम व्लॉग बनाएं, बट अभी तक हमें टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि काफ़ी सारे ओकेजन थे। अब हम एट लास्ट फ्री हुए हैं और हम आज आपके लिए व्लॉग लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था और किस तरीके से हमने एवरीथिंग जो आप इन लोगों ने पूछे थे कि क्या क्या जो भी क्वेश्चंस थे आप लोग ने पूछे थे, मैंने नोट कर लिया था एक जगह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं वीडियो पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड प्लान टू गो टू टर्की? ये किसका आइडिया था टर्की का? सो ऑब्वियसली दिशांक का आइडिया था ये। हाँ, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में थे स्टार्टिंग में ही ऐश्वर्या बोलती थी कि मुझे ग्रीस जाना है, सेंटोरिनी जाना है। तो हमने काफ़ी टाइम से प्लान किया था कि हम ग्रीस ही जाएंगे। पर जब मैंने काफ़ी देखा टर्की में काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, और इसके अलावा जब मुझे पता चला कि इसका एक ड्रीम है कि बलून राइड करने का। हॉट एयर Hot बलून, air मैं इसको balloon ना ride। रील्स भेजती रहती थी कि यहाँ हाँ। पे होता है। मुझे ज़्यादा जगह का नॉलेज नहीं था हाँ। कि टर्की में होता है या क्या, तो मैं रील्स भेजती थी इसको इंस्टा पे। तब इनके दिमाग में था, 3 साल तक कुछ नहीं बताया इन्होंने कि हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। सो एंड में जब हम लोग को जाना था तो इन्होंने बोला कि हम लोग टर्की चलते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, क्यों नहीं, वहाँ पे चलते हैं। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी कोविड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द एयरपोर्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये है कि आपके पास डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो फ़ोन पे भी हो तब भी चल जाएगा। ऐसी कोई हाँ, दिक्कत ऐसे नहीं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम दोनों का हालांकि डबल डोज लगा हुआ है। आई थिंक सभी का लग गया अब तो। हाँ। लेकिन इन्होंने बूस्टर भी लगवा लिया था। मुझे भी जाना था लगवाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं लगवाना है। सो यस, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपके पास डबल डोज होना चाहिए। और हम लोग गए थे 12 सितंबर 2022, जिनको नहीं पता है तो तब तो ये रेगुलेशंस थे। अब आई डोंट नो कि क्या है, अब भी यही चल रहा होगा। वैक्सीनेशन तो सभी मांग रहे हैं अभी। सो यस, बाकी एयरपोर्ट पे मास्क भी कंपलसरी था कंपलसरी इंडिया था, में। इंडिया में था। टर्की में कुछ भी नहीं है ऐसा कंपलसरी। टर्की में हम 12 दिन थे, हम लोग ने तो कहीं पे भी मास्क लगाया ही वहाँ नहीं। पे मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, और बट अब तो यहाँ हो पर भी गई। इंडिया में भी अगर हम एयरपोर्ट में अगर मास्क नहीं भी लगा रहे थे, बस अनाउंसमेंट हो रही थी, कोई आप अपने obligations नहीं प्रिकॉशन थी। के लिए लगा सकते हो। हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर टर्किश पीपल? ये तो बहुत लोगों ने पूछा कि टर्की के लोग कैसे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही वेलकमिंग थे। एंड आप उनसे किसी से भी वहाँ पे आप कुछ भी पूछना है तो आप उनसे पूछो। वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो रेडी थे आंसर करने के लिए। वो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते थे ट्रांसलेटर और उससे बता देते थे कि आपको जहाँ पे भी जाना है, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो उनसे। सो हम लोग को तो अच्छे लगे, और 1-2% तो हर जगह मिलते ही हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि एक गुड एक्सपीरियंस था। उसमें क्या था कि जब हम हॉट एयर बलून पे जा रहे थे तो सभी को बस से लेके गए थे, और हम हमारे लिए स्पेशल एक कार लेके आए थे क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे वो लास्ट बुक में किया बुकिंग था। कराई थी तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको ले, बस चली गई थी, सुबह सुबह जाती है। हाँ। आप लोग ने हम लोग का ब्लॉग भी देखा तो होगा, हम लोग कार से गए थे। जल्दी में क्या हुआ कि मैं अपना पर्स उसी कार में भूल गया, कार में जो भूल कि गया। पर्स में सारी मेरी आईडीज थे, और पर्स में बहुत ज्यादा कैश था क्योंकि बहुत आपको कैश पता है कि था, बाहर ही हाँ। कैश उसमें रखते हैं सारा का सारा। हाँ। क्योंकि वहाँ पे बलून राइड की पेमेंट भी करनी थी, तो इसलिए वो सारा कैश उसके अंदर पर्स के अंदर था। बट हुआ क्या कि आफ्टर बलून राइड हम लोग को बाद में पता लगा ना, पूरा बलून राइड होगा, नीचे उतर गए, उसके बाद पता लगा कि अरे हम पे तो वॉलेट ही नहीं है। हम लोग अब तो गया, अब नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर भी जब मैंने उनको बताया कि ऐसी जगह के मेरा पर्स रह गया, तो वो जो कार वाले पर्सन थे उन्होंने दोबारा फिर आए और उन्होंने बताया कि ये पर्स मेरे है। पास ही है। तो आईडी उन्होंने पूछा और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा पर्स वापस दे दिया, उन्होंने और सही से बिल्कुल मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि कैश निकला हुआ है या कोई भी कुछ भी आईडी नहीं था, सब कुछ नहीं था थी, सब उसके कुछ था अंदर। उसके अंदर। मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और 1-2% तो हर जगह ही होते हैं। आई थिंक इतना तो चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन टर्की? टर्की में हम लोग 4 जगह गए थे, इस्तांबुल, पामुकाले, कैपाडोकिया एंड बोड्रम। चारों अपने में अलग अलग डिफरेंट है। लाइक इन इंडिया अगर आप केरला जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं सब कुछ अलग है। राजस्थान जाएंगे, वहाँ का एकदम सिनेरियो अलग है। तो ऐसे ही सेम वहाँ पे था। मेरा जो बेस्ट प्लेस था आई थिंक कैपाडोकिया है, जहाँ पे हम लोग ने हॉट एयर बलून किया था। मैं ऐसे रैंक नहीं कर सकती, मुझे सारे इक्वली अच्छे लगे, बट फर्स्ट मोस्ट इज़ कैपाडोकिया। और आपका कौन सा है?
मुझे पामुकाले अच्छा लगा क्योंकि पामुकाले मतलब कि इतना सूथिंग था। वो एक विलेजरी एरिया था, हालांकि कैपिडोके भी एक विलेजरी एरिया, बट वहाँ पे पामुकाले में बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ। और एक वो हिस्टोरिक जगह थी काफ़ी, तो मुझे ऐसी जगह पसंद है। हाँ। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे मैंने पैराग्लाइडिंग की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कॉटन कैसल था, वो भी बहुत अच्छा था। और जो हमने होटल लिया था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दूसरा हमें बहुत से मतलब कि लोकल लोग मिले जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा था कि हमने फर्स्ट टाइम ऑल ओवर टर्की में वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने इंडियन फूड भी ट्राई किया। हाँ, इंडियन फूड भी काफ़ी अच्छा था। उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे बट उसका खाना हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग को था कि रोटी तो खा के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू मिस इंडियन फूड देयर? ऑब्वियसली। हर कोई अपना खाना पसंद करता है। और ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में हमने मतलब कि बहुत सारे फूड एक्सप्लोर किए, बट उसके बाद हमें एक जो कमी लग रही थी वो यही था कि कुछ इंडियन फूड हमें मिल पाए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था इंडिया से बाहर और हमने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया था। तो एट लास्ट आफ्टर 5 to 6 days हमें मतलब कि लिटरली एक क्रेविंग हो रही थी कि हमें इंडियन फूड ही चाहिए। रोटी मिल जाए। हालांकि हमें मिली भी, बट वो हमें उतना सेटिस्फाइड नहीं लगा जितना कि हमें इंडिया में लगता है। रोटी की जगह बन खाते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, और हम लोग से ज़्यादा खाया नहीं गया। बर्गर यही सब खाते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है वहाँ पे फूड। हाँ, उनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है और बेस्ट है वहाँ का। तो देखिए टर्की हर किसी को पता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, और वैसे भी वहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस बहुत ज़्यादा हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड भी बड़ा इजीली मिल जाता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, वहाँ पर वेजिटेरियन जो डिशेस हैं, फूड है, वो लिमिटेड ही है, काफ़ी कम है। हाँ, अगर आप सपोज दैट किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो 80 to 90% आप जो भी फूड होगा वो नॉन वेजिटेरियन फूड ही आपको मिले। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वेजिटेरियन डिशेस नहीं होंगी, वो वेजिटेरियन डिशेस डेफिनेटली मिलेंगी। और ज़्यादातर सलाद ही मिलेगा। हाँ, हालांकि French मुझे fries मिलेंगे। हाँ, ये तो है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइटिनरी। सो वो बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम कितने दिन रुके। तो फर्स्ट डे हमारा जो था इस्तांबुल में था। इवनिंग में हम वहाँ से बस करके हम गए कैपिडोकिया में हमने 2 दिन गुजारे। उसके बाद हम गए पामुकाले में हमने एक ही दिन सफिशिएंट है। हाँ। पामुकाले में उससे ज़्यादा आप मत लगाना। एक दिन ही बहुत है। एंड नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे बोर्डरम में हम लोग 2 दिन रहे। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट चले गए इस्तांबुल के लिए हम लोग ने 2 दिन रखा था। एंड थर्ड डे नहीं सॉरी सेकेंड डे हम लोग रात को इंडिया के लिए वापस हो गए। हमने जितनी भी ट्रिप्स थी उसमें हमने कोशिश किया कि हम वाया बस ट्रैवल करें। उसका एक प्लस पॉइंट ये था कि हम इवनिंग में क्या करते थे, बस में बैठते थे और जो भी मतलब कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता था अराउंड वो 700 to 800 किलोमीटर्स के करीब होता था। बसेस काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो हम इसलिए बड़े इजीली पूरा रात आराम से सो के जाते थे, और जिससे हमारा होटल के एक्सपेंसेस भी बच जाते थे और हम उसके बाद क्या करते थे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे। हाँ। तो इस तरीके से हमने काफ़ी नाइट्स तो बसेस में गुजारी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इंजॉय नहीं किया और हमने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि सारी बसेस में खाना पीना सब कुछ और रिक्लाइन भी हो जाती थी सीट्स, तो बड़े इजीली हम आराम से सारा ट्रिप हमने बस में ट्रैवल किया है। काफ़ी अच्छा है। 7 से 8 घंटे में वो 750-800 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते थे। एंड अगले दिन हम पहुंचते थे, सुबह चेक इन करते थे और रात को हम लोग 12 बजे हम लोग का चेकआउट हो जाता था। तो हम लोग सामान होटल में रख देते थे और फिर रात की बस लेके हम लोग चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ योर ट्रैवलिंग एजेंट? ओके, ये ट्रैवलिंग एजेंट हमारे ही मतलब कि नॉन में ही किसी ने हमें रिकमेंड किया था। उन्होंने हमें बताया कि पटेल नगर के पास ही जेट सेव्स करके है, जिसकी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सारा दे देंगे हम। और हमें काफ़ी सही लगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक यही था जो हमने किसी ट्रैवल एजेंट से करवाया था, वीज़ा। इसके अलावा हमने सारी ट्रिप हमने खुद से एवरीथिंग प्लान किया था। आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि आपने किससे आइटिनरी बनवाई और किससे सब कुछ हेल्प ली। तो हम लोग ने सिर्फ ट्रैवल एजेंट की हेल्प ली थी, इसलिए ताकि हम लोग वीज़ा बनवा सकें। और कोई भी हमने कुछ बुकिंग सारी हमने अपने आप की थी। हाँ, बट उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें रिकमेंड की, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उन्होंने हमें आइडिया ज़रूर दे दिया था। हमने आप ये जगह जा सकते हो, काफ़ी ऑप्शन है उसमें। और ऐसा था कि उन्होंने होटल्स का भी हमें बता दिया था कि आपको ऐसे होटल करवाने के लिए अभी मतलब कि कंफर्म बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप booking.com या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सिर्फ बुक कर सकते हो, जो कि आपकी आइटनरी में शो हो जाएंगी। और क्योंकि आइटनरी दिखाना ज़रूरी है जब भी आप ट्रिप पे जाते हो,
तो आइटनरी के लिए हमने वो किया था। उसके अलावा हमने जितने भी जो हमारे कंफर्म बुकिंग थी वो हमने पहले ही कर दी थी, जहाँ हमें जाना ही जाना है। इसके अलावा जो हमें लग रहा था कि फ्लेक्सिबल है वो हमने वहाँ पर जाके ही बुकिंग की थी सारी की सारी। और हमने सारे होटल्स देख लिए थे। अगर हमें फर्स्ट डे इस्तांबुल में रुकना है तो हमने सारा बुकिंग पहले ही करा लिया था। आई थिंक 15 दिन पहले हमने सारा एक्सपीडिया था ना, हमने एक्सपीडिया, हर हर booking.com, एक Trivago, जहाँ जहाँ हमें सही लगा। अलग अलग उससे वेबसाइट से हम लोग ने जगह जगह का अलग अलग किया था। हाँ। एंड जहाँ पे हमें थोड़ा था कि हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे या क्या पता नहीं वहाँ पे जाके क्या हो, तो हमने वहाँ पे जाके मतलब वहाँ का होटल नाम हमने रख लिया था। तो अगर हम लोग बोर्डरम में या नेक्स्ट हमें इस्तांबुल जाना है तो बोर्डरम में बैठ के हम इस्तांबुल वाला वो बुक कर देते थे कि हाँ हम लोग उस दिन पहुँच जाएंगे। सो आप पहले अपने आप सब कुछ कर सकते हो, बस बहुत ही इजीली एसेसिबल है। आप वहाँ पे जाके हर जगह आपको काउंटर्स मिल जाएंगे। कैमल कोच करके है, पामुकाले बस है, काफ़ी अलग अलग नाम है, सारी बसेस अच्छी हैं, एक ही जैसी हैं, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। सब कुछ इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ पे टिकट्स करवा सकते हो। ओके, अब है कि वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहली बात, हम लोग ने कम से कम 50 वीडियोस देखी हैं कि हम लोग टर्की में क्या क्या जा सकते हैं, किसी जगह जा सकते हैं और वीज़ा के लिए क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, ई वीज़ा हो गया, ये सब। तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आप लोग को भी देख के ही जाना चाहिए, तो उससे काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। सो डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिशांक बताएंगे क्योंकि उन्होंने सारा अरेंज किया था। जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपको एक तो आपकी फोटोग्राफ चाहिए जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। एक ना हाँ। प्रॉपर साइज होता है, हाँ, वही टर्की के आपको वीज़ा लेना के है। लिए एक अलग ही मतलब कि एक वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फेस कितने परसेंट, 80% आई थिंक होना चाहिए, और उसके अलावा कितने साइज की फोटो होनी चाहिए, वो सब कुछ उसमें होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन होते हैं कि आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि मैंडेटरी है, 6 महीने का मिनिमम उसके ऊपर वैलिडेशन होनी चाहिए। और ये अलग अलग जो है डायरेक्शन से चेंज होती रहती हैं। और इसके अलावा जो चाहिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको रिटर्न टिकट चाहिए, आपको यहाँ की जाने वाली टिकट है वो कंफर्म टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपको क्या कहते हैं कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे तो हम पहले आपको से बात कर लेते हैं। पहला है टाइप वीज़ा फॉर्म। हाँ, एक आपको फॉर्म देना होगा, फोटोग्राफ होगी, आपको एक कवरिंग लेटर होगा। कवरिंग लेटर बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है कि आप टर्की किस लिए जा रहे हो, क्या रीज़न है उसका घूमने का। तो वो कवरिंग लेटर बेसिकली मेरे बिहाफ पे ही बन गया था कि हमने एक उनको बताया था कि हम रिसेंटली हमने मैरिज की है, जिसका हमने एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाया साथ था। में लगा था वो एक पक्का वो सब कुछ सब बन गया था। हाँ 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 तो वो पॉजिटिव था हमारे लिए। हाँ। और इसके अलावा हमने बैंक स्टेटमेंट दी थी और हमने ITR थी 3 साल की, और वो हम इसके दोनों का ही लगा था, ITR दोनों का लगा था। हाँ। एंड बैंक स्टेटमेंट भी हम दोनों ने लगाया था। हाँ। एंड मिनिमम आपका 50,000 दोनों के बैंक में होना चाहिए, मिला के नहीं, 50,000 भी होगा तो चलेगा। एंड कैश आपके पास आई थिंक 4 से 5 हज़ार हो टर्किश लीरा में तो बेटर है वो। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि हमसे किसी ने कैश के लिए पूछा ऐसे था, वहाँ किसी पे ने भी किसी ने कोई कैश कुछ नहीं कितना है पूछा। क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पूछा था। और मेरे पास जो 50,000 से भी जब मैंने बैंक स्टेटमेंट दी तो मेरे पास 50,000 से भी कम दिखा रखा था, फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई रिजेक्शन किया या कुछ हो गया। कवरिंग लेटर में बताया हुआ है वो रीज़न क्लियर होना चाहिए, तो हमने उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया। ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ कि हमारा कुछ रिजेक्शन आया कुछ भी आया। बस एक बार हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के विदिन 10 डेज हमारे पास वीज़ा वहाँ पे सबमिट हुआ था। कोरियर वाया कोरियर हमारे ही विदिन 10 दिन से भी कम में आ गया था। हाँ। 7-8 दिन में हमारे पास हमारा वीज़ा था। वीज़ा आ गया था। हाँ। और सारा डिटेल्स हम नीचे डाल देंगे और क्या क्या पूरा चाहिए डिटेल में, अगर हाँ। हम लोग ने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सबका कि अराउंड हाउ मच एक्सपेंस इट टुक, कि आप लोग का कितना सारा जितना भी कॉस्ट था कितना लगा ऑल ओवर आई थिंक हमारा कितना लग गया था, अराउंड 3 लाख के करीब हमारा खर्चा 3 to 4 तक तो लगा है, टच किया हम लोग का 4 तक। एंड उसमें 1 लाख तो हमारा टिकट आने जाने का ही था, दोनों का मिला के 97,000 रुपीज़। अराउंड 22,000 वीज़ा का था, जिसमें हमारी जो मिला के 11 फीस भी है और क्या कहते हैं वीज़ा फीस भी है, और जो जेट सेल्स की हमने जो फीस दी है वो भी है इंक्लूडेड। मे बी ये फ्लक्चुएट होती हो, हमने इतना कुछ ज़्यादा इसके बारे में देखा नहीं, बट हमें सही लगा इसलिए हमने वही से करवाया। टिकट आप जितना जल्दी कराओ उतना आपके लिए बेटर है। हम लोग ने थोड़ा सा लेट कर दिया था लेकिन हम लोग को अच्छे रेट में मिल गया था। हाँ हाँ। तो दोनों का हमारा 97,000 फ्लाइट का पड़ा था।
एंड हम ये ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि 4 लाख हमारा लगा था खाने रहने पीने और शॉपिंग का। खाने में हमने कोई कंजूसी नहीं किया, जितना मन किया हम लोगों ने उतना खाया है। और पानी सबसे प्रॉब्लम, वहाँ पे पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको स्पेशली जाके खरीदना है। एंड वॉशरूम का भी एक्सपेंसिव है काफ़ी, वहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। हर जगह आपको 20 से 30 रुपये तो देना ही है इंडियन रुपीज, हर 3 जगह to जहाँ 4 पे भी या आप 5 टर्किश लीरा वहाँ पे लगेगा ही। सो यस, ये एक्सपेंडिचर था हमारा, और बाकी हम सारा आपको डिटेल दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर देखना। तो होटल्स की हमारे मोस्टली जो एक्सपेंसेस आता था वो 3 to 6,000 के अप्रोक्सीमेटली आता था किसी भी होटल में, अगर हम मैक्सिमम रुके हैं जितने भी आपने होटल्स लास्ट व्लॉग्स में देखे होंगे। और इसके अलावा जो बस टिकट होती थी पर पर्सन मैक्सिमम हमारा 2,000 और मिनिमम हमारा अराउंड 1,200 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंसेस ज़्यादा था जितने भी हमने ट्रिप्स किए हैं। इसके अलावा जो हमने खाने में खर्च किया है, खाने में भी इतना ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं लगा, क्योंकि जितना भी खर्चा आता था अराउंड हमारा 500 to 600 अप्रोक्सीमेटली हमारा फॉर 2 पर्सन अगर हम कोई स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। और अगर कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा 1,000 to 1,500, जो कि आज के हमारे इंडिया में भी इतना एक्सपेंसिव अच्छे रेस्टोरेंट्स में यही आ जाता है। और वैसे भी हम एक हनीमून ट्रिप पे थे, तो इसलिए हमने जितना कोशिश कर सके कि हम इस ट्रिप को और अच्छा बना सकें, उस हिसाब से हमने उसको एक्सप्लोर किया। हालांकि हमने सारे एडवेंचर भी किए, हाँ, एक भी एडवेंचर हमने नहीं छोड़ा। और सबसे कॉस्टली जो है वो एडवेंचर है हॉट एयर बलून, क्योंकि देखो बहुत सारे आपने जब कभी भी आप देखोगे टर्की के ब्लॉग्स, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स बताते हैं कि इसका हॉट एयर बलून का कॉस्ट ये है, हॉट एयर बलून का कॉस्ट ये है। तो उसका रीज़न क्या है कि हर कोई आपको जो प्राइस बताएगा वो अलग अलग प्राइसेस बताएगा। उसका रीज़न क्या है कि एक सीजन टाइम पे अगर कोई जाएगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली वो एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे। इंडिया में भी होता है, हाँ, सीजन में जाओगे तो एक्सपेंसिव। हॉट एयर बलून में क्या है कि आपको बहुत ऊपर जाना होता है, और जब आप विंटर के टाइम पे जाओगे तो वहाँ पे मतलब कि पूरा स्नोफॉल होता है, और इतनी ठंड के अंदर अगर आप ऊपर जाओगे तो और भी ज़्यादा ठंडा होगा, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। अगर जो मतलब कि व्लॉग्स बनाते हैं, अगर जो मतलब कि बजट फ्रेंडली व्लॉग बनाना चाहते हैं तो वो विंटर में जाना प्रेफर करेंगे। हालांकि हमने अपने सीजनल टाइम में गए हैं तो हमें थोड़ा सा कॉस्टलियर लगा, तो उसका भी कॉस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे क्या। एक रैंडम क्वेश्चन ये भी था कि इमिग्रेशन में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, कि आपको क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं, बल्कि हम लोग को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इंडिया से भी हम लोग जब इंडिया में इमिग्रेशन में गए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे, जस्ट स्टैम्प लगाया और भेज दिया था। टर्की पहुँचे, वहाँ पे इमिग्रेशन में भी हमसे कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ स्टैम्प लगा के वहाँ से हमें भेज दिया था। दैट्स इट। हमारा तो बहुत इजीली हो गया था, सबका इजीली, जितने भी आगे थे पीछे थे सबका इजीली हो जा रहा था। ये भी है, सब लोग ने पूछा था कि टर्किश लीरा कितना है इंडियन रुपीज़ में। सो बताइए कितना है। 1 टर्किश लीरा अराउंड 5 to 6 रुपीज़ जो हम उस टाइम पे पड़ा। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो फॉरेक्स चार्ज, मतलब कि लोगों को सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम आती है और इसके लिए बताना चाहिए। वो कारण क्या है कि जब मैंने यहाँ पे एक्सचेंज किया था तो उसको यूरो में किया था, अपने रुपीज़ को यूरो में चेंज करके लेके गया, और वहाँ पे जाके मैंने उसको टर्किश लीरा में क्या किया, एक्सचेंज किया। पर आपके लिए एक टिप है, आप क्या हमेशा के लिए क्या करो, आप यूरो लो चाहे डॉलर लो, आप उसको टर्किश लीरा में चेंज मत करवाओ। जिस जगह पे आपको लगता है कि आपको चेंज करवाना चाहिए आप तभी चेंज करवाओ। उससे क्या होगा, आपका जो यूरो में बड़े इजीली वो ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो ये टर्की है वो बिल्कुल यूरोप के साथ लगा हुआ है, और वहाँ पे यूरो बड़े इजीली चल जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे चल जाता है, बट यूरो बड़े इजीली चल जाता है। तो आप कोशिश करो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करो जहाँ पे हो सकता है, और जहाँ पे कैश यूज़ हो सकता है वहाँ पे आप कैश दो। और जिस जगह पे आपको लगता है कि यूरो में पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि बॉर्डर में हम गए थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई यूरो में हमें मतलब हर जगह यूरो ही था। हाँ, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यूरो लो चाहे डॉलर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे वो आप ले सकते हो, और उसके साथ आप घूम सकते हो। अगर आपको बैकअप बनी रखनी है तो आप यूरो रखिए इंस्टेड ऑफ इंडियन रुपीस, क्योंकि मैंने इंडियन रुपीस भी लेके गया था, वहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इंडियन रुपीस कहीं पे भी वहाँ पे टर्की में चेंज नहीं कर रहे थे, एक्सचेंज नहीं कर रहे थे। यूरो आप लेके जाओ, एयरपोर्ट पे हो सकता है, बट आपको कहीं भी आप सोच के जा रहे हो कि आपके पास इंडियन रुपीज है और कहीं पे आप एक्सचेंज कर लोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बट उसके लिए चार्जेस हाई हो जाएंगे और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि उसका करना। जैसे कि इस्तांबुल में, इस्तिकलाल में मतलब कि हमने देखा था कुछ एक्सचेंज इंडियन रुपीस हो रहे थे, काफी महंगे थे।
तो बेटर आप यूरो लेके जाओ, यूरो कहीं पे भी इजीली एक्सचेंज हो जाएगा। हाँ, और जिस जगह पे यूरो डायरेक्टली आप पे कर सकते हो उसको पे। यूरो तो हर जगह यूज हो रहा था, यूरो डॉलर। आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। तब तक के लिए बाय बाय। ਬਾਏ।